सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या देखा था पिछली क्लास में। तो हमने सेक्शन 96 देखा। सेक्शन 96 बात करता है एजीएम की, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें हमने देखा कि एनुअल जनरल मीटिंग कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए। तो जब आपका साल ख़त्म होता है वहाँ से विद इन 6 मंथ्स हो जानी चाहिए, पहली लिमिट थी। दूसरी लिमिट 1 साल में एक एजीएम होनी चाहिए। तीसरी लिमिट 2 एजीएम के बीच का गैप मैक्सिमम 15 मंथ्स होना चाहिए। ये 3 लिमिट हमने देखा। साथ में हमने ये देखा कि अगर एडजर्न मीटिंग भी होती है तो इट शुड बी विद इन दिस टाइम लिमिट, ये टाइम लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। हाँ, ये भी देखा। फिर इसमें क्या होता है ये तो आपको पता ही है, ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं इसमें, तो 4 चीज़ें होगी इसमें। उसके अलावा स्पेशल बिजनेसेस भी हो सकते हैं। एक बार एजीएम हो चुकी तो फिर से एजीएम नहीं होती, और इसीलिए सेक्शन 100 बताता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये आइदर आप सुओ मोटो बुला सकते हैं, मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद बुला सकते हैं, या फिर अगर रिक्विजिशन डिपॉजिट होते हैं तब बुलाना पड़ता है। यहाँ पे रिक्विजिशन जब डिपॉजिट होगा वहाँ से 21 डेज़ के अंदर नोटिसेस भेज देना चाहिए, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज़ के अंदर मीटिंग हो भी जाना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ये अधिकार मिल जाता है फिर टू दी मेंबर्स रिक्विजिशनिस्ट लोग फिर 3 महीने के अंदर मीटिंग बुला सकते हैं। इसके लिए सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि इनको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी केसेस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है, क्योंकि ये हमेशा इट विल बी एन आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस। ये कभी ऑर्डिनरी बिजनेसेस नहीं रहेंगे, ये हमेशा स्पेशल बिजनेस ही रहेंगे, और इसीलिए हमेशा यहाँ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स होते ही हैं। फिर इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो ये पूरा क्लियर है, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट होगा तो पूछ लो। हाँ, ये भी था कि कितने लोग बुला सकते हैं, तो 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ये लोग रिक्विजिशन कर सकते हैं। ऐसे हर कोई नहीं कर सकता। मेरे पास 2-4 शेयर है और मैं जाके बोल रहा हूँ मीटिंग बुलाओ, मुझे भगा देंगे। देखे थे अपन ने पूरा। ये सब डायग्राम बना लिया करो, आखिरी वक्त पे ये खूब काम आने वाले हैं। आखिरी वक्त मीन्स एग्ज़ाम का वक्त, वो वाला नहीं, वहाँ तो कोई काम नहीं आता। हाँ, हाँ वही मैनर में करेंगे। नहीं, रिक्विजिशनिस्ट वाली मीटिंग कैंसिल ही हो जाती है। वो अपन ने पढ़े थे ना, अगर कोरम मौजूद नहीं है तो कोई भी बुला रहा हो, लेकिन अगर रिक्विजिशनिस्ट वाली मीटिंग है तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो आप उसके लिए वहाँ की वर्डिंग्स जाके पढ़ो एक बार कोरम की। चलो देख ही लेते हैं। वहाँ लिखा है कि जब मीटिंग इज कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट अंडर सेक्शन 100 कोरम। सो 1.11 पे कोरम में सबसेक्शन 2, इसमें अगर हाफ एन आवर में कोरम नहीं है, द मीटिंग इफ कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट अंडर सेक्शन 100, तो उन्होंने अगर बोलने बुलाया था, या तो खुद ने बुलाया हो या फिर उन्होंने बोला और बोर्ड ने बुलाया, तो इट शैल स्टैंड कैंसल्ड। कैंसिल ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोरम मौजूद नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था सेक्शन 100 ईजीएम कॉल्ड बाय मेंबर्स वाला एक सेक्शन है। इनफैक्ट पूरा ईजीएम जो है, ईजीएम सेक्शन 100 में ही है। 101 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद बुला रहे हैं, 102 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बोलने पे रिक्विजिशनिस्ट के बोलने पे डायरेक्टर्स ने बुलाया, और 104 पे रिक्विजिशनिस्ट खुद बुलाते हैं, और 98 में ट्रिब्यूनल बुला सकता है। तो ये वैसे एक लाइन का ही सेक्शन है 98। जब अदर देन एजीएम और कोई मीटिंग बुलाना है तो ट्रिब्यूनल खुद के हिसाब से ऑन इट्स ओन मोशन या फिर ऑन एन एप्लीकेशन बाय एनी डायरेक्टर और मेंबर, तो वो ऑर्डर कर सकता है कि एक मीटिंग बुलाई जाए, और उसको फिर इवन एक व्यक्ति भी आएगा तो फिर उसको वैलिड कोरम है ये माना जाएगा। ये हमने देखा था। और कोई डाउट पूछ लिया करो, डाउट रहे तो। डरा मत करो मुझसे, से बहुत हो आप। बहुत लोग ऑनलाइन ही शिफ्ट हो गए, 21 लोग ऑनलाइन है आज, अपन इतने लोग यहाँ हैं, ठीक है। चलो क्लास मीटिंग।
क्लास मीटिंग ये कभी कभी होती है। क्लास मीटिंग ये वैसे अभी हम पढ़ने के हैं, सेक्शन नंबर 46 में पढ़ेंगे हम। जब कोई पर्टिकुलर क्लास के राइट्स हम बदलना चाहते हैं, कोई भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के, तो वहाँ पे हमको उनकी एक मीटिंग बुलाना पड़ता है। इसको हम क्लास राइट्स बोलते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे अपन, वैसे पहले है, बट अभी हम क्योंकि डायरेक्टली मीटिंग वाले चैप्टर से शुरुआत किए थे, तो इसीलिए अभी आपको पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। अपन वैसे कंपनी लॉ को ही कंटिन्यू करते जाएंगे अभी। तो जैसे अब रेगुलर बैच भी चालू होगी तो इसको ही कंटिन्यू करेंगे, अदर लॉस पे शिफ्ट नहीं होंगे, यही पढ़ लेंगे अपन पहले पूरा। सिर्फ ये वाला चैप्टर फिर अपन छोड़ देंगे, यानी आपकी क्लास क्योंकि हो चुकी है, तो वो जो बाकी बचे हुए बच्चे रहेंगे उनको मैं अलग से फिर बाद में पढ़ाऊँगा। तो ये वाला छोड़ देंगे, और अभी रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, कुछ टाइम में अभी हो जाएगा, तो उसके बाद फिर अपन देखते हैं कैसे क्या अपने को प्रोसीड करना है, चालू रखना नहीं रखना अर्ली बर्ड को, और कब तक के चालू रखना है, क्योंकि फिर थोड़ा गैप मिलना चाहिए आपको भी, तो वो एक गैप दिया जाएगा। तो वो देखते हैं कितना मिलता है, क्योंकि पवन सर की भी कितनी क्लासेस हुई है वो देखना पड़ेगा एक बार। ये चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है अपने को, और मैं वैसे सोच रहा था एक और चैप्टर कर ले, बट वो हम लोग डिसाइड करेंगे एक बार, पवन सर और मैं मिलके, फिर हम लोग देखते हैं कैसा क्या करना। ऐसा है, ठीक है। चलो, तो क्लास मीटिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो व्हेन इट इज प्रपोज्ड टू ऑल्टर, वेरी और अफेक्ट द राइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। तो देखो, वैसे अभी तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बट मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्लास और काइंड में फर्क होता है। तो काइंड का मतलब हो गया इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ये काइंड हो गए, काइंड ऑफ शेयर्स। लेकिन इसमें भी फिर क्लास होते हैं। तो क्लास यानी इक्विटी में दो प्रकार के शेयर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि एक फुल्ली पेड हो, कुछ पार्टली पेड हो, ऐसे भी होते हैं। फिर ऐसे होते हैं कि कोई 10 रुपये का फेस वैल्यू का होगा, कोई 5 रुपये की फेस वैल्यू का होगा। दो क्लास हो गए। तो अलग अलग क्लास भी हो सकते हैं, एक नॉर्मल वोटिंग होंगे, एक डिफरेंशियल वोटिंग होंगे, ये अलग क्लास हो गए। इनको हम काइंड्स नहीं बोलते। काइंड का मतलब सिंपल दो काइंड हो सकते हैं, एक इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस। और इसमें जो अलग अलग क्लास होते हैं उसको हम क्लास राइट्स बोलते हैं। तो क्लास शेयर्स भी होते हैं। तो जिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के आप राइट्स बदलना चाहते हैं, आप उनको बुलाओ, या तो उनसे कंसेंट ले लो राइटिंग में कि आप उनके राइट्स बदलना चाहते हैं, या फिर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो 3/4 ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास की मीटिंग बुलाओ और उनको उनका रेजोल्यूशन पास कर लो, 3/4 का रेजोल्यूशन पास कर लो। यानी वही 75% लोग अगर हाँ बोल देते हैं तो क्लास राइट्स कैन बी ऑल्टर्ड। ये सिर्फ क्लास मीटिंग होगी, लेकिन यहाँ हर शेयर होल्डर को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ उस शेयर होल्डर को बुलाया जाएगा जिसके क्लास चेंज किए जा रहे हैं, क्लास राइट्स बदले जा रहे हैं। Such a meeting is commonly known as a class meeting. All resolutions in a class meeting are required to be passed as a special resolution. ये हमेशा 75% से ही पास होंगे, 3/4 से ही। फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं ये भी बताऊंगा, ये अभी हम पढ़ने के हैं, सेक्शन 46, 47, 48 ये सब बचे हुए हैं। तो इसमें हम एक सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन 48 पूरा डिटेल में बताता है कि क्लास राइट्स अगर आप बदल रहे हैं तो कैसे क्या बदले जा सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति तैयार नहीं है कि क्लास राइट्स बदले जाए तो वो ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। तो अपन ये देखेंगे कि कैसे क्या वो अपील की जाती है। तो द होल्डर्स ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ द इशूड क्लास issued shares of that class who did not consent in favor of the resolution होना चाहिए, in favor of the resolution may apply to NCLT within 21 days to have resolution cancelled, and where such application is made the resolution shall not have effect unless and until it is confirmed by the tribunal। ये अभी हम पढ़ने के हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो ये लिख के रख लो, आएगा। अगर हम रेगुलर बैच पढ़ते तो ये आ चुका होता, आने का है। तो मैं बोलता हूँ आएगा, वो ज़रूर आएगा। आपको पता ही है, जिन्होंने फाउंडेशन पढ़ा है मुझसे उनको पता ही है, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं बोलूँगा हाँ ये आएगा और वो कभी नहीं आया, तो वो ज़रूर आएगा। आगे ये पढ़ेंगे। ये नहीं आएगा सेक्शन 232, ये आपके कोर्स के बियॉन्ड है, बट कभी कभी हम सबकी मीटिंग बुलाते हैं। बहुत बड़े बड़े जो केसेस होते हैं जैसे मर्जर्स, अमलगमेशंस, वाइंडिंग अप, यहाँ हर शेयर होल्डर की इंक्लूडिंग इवन क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। तो उसके बारे में बताया, मर्जर, अमलगमेशन, ये आपको सीए फाइनल लेवल पे पढ़ने को मिलेगा, आइदर सेल्फ स्टडी रहेगा या पेपर रहेगा, जैसा भी रहेगा, बट ये आपको फाइनल लेवल पे मिलेगा। सो ये अगर कोर्स बदला तो भी फाइनल लेवल में ही रहने वाला है, अगर नया कोर्स आ भी गया तो भी ये इंटर में नहीं आएगा। So where the scheme of arrangement is proposed, meeting of several classes of shareholders and creditors are required to be
हेल्ड। यहाँ इवन एम्प्लॉयज़ को भी बुलाते हैं, उनकी भी मीटिंग होती है। तो बहुत सारे लोगों की मीटिंग होती है। जब अमलगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहे हैं, एक्विजिशंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे सबकी मीटिंग होती है। ठीक है। फिर एक और जनरल पॉइंट है, ये भी हम अभी पढ़ने के हैं कि हम डिबेंचर्स की जब चर्चा करेंगे तब पढ़ेंगे, ये भी आएगा। अभी एक बार रीड कर लेते हैं। कभी कभी डिबेंचर्स के आप टर्म्स को वेरी करना चाहते हैं, या एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड होती है। क्या होता है ना, जब एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है, कंपनी है, घर जैसी कंपनी होती है अपनी, तो बहुत सारे डिबेंचर होल्डर्स होंगे। कितने सारे? बहुत सारे। तो ये लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं, समझो लाखों करोड़ों वेंचर होल्डर्स हैं। अब ये सब लोगों के साथ हम एक एक के साथ एग्रीमेंट करके उनके लिए सिक्योरिटी क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए क्या किया जाता है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं डिबेंचर ट्रस्टी। और ये डिबेंचर होल्डर्स हैं। ये जो डिबेंचर ट्रस्टी होते हैं, इनको कंपनी अपॉइंट करती है बाय अ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट का हम नाम देते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। अच्छा, पता है आपको? तो ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड होती है, इसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। इसी के थ्रू सिक्योरिटी क्रिएट की जाती है। जैसे कोई गिरवी रखी गई है चीज़ कि अगर हम नहीं पे कर पाए तो ये प्रॉपर्टी बेच के शेयर होल्डर्स को पैसा चुकाया जाएगा, तो ये सब चीज़ें इसमें ही लिखी होती है। इसी में बाकी इंटरेस्ट वगैरह, रीपेमेंट, इसके भी बारे में लिखा होता है। तो जब इसमें कोई चेंजेस किए जा रहे हैं, या फिर जब डिबेंचर इशू किया तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट इशू किया था, ऑफर डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में कोई चेंज किया जा रहा है, दोनों में से कोई भी चीज़ में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है या इसमें चेंज करना है, तो इसके लिए आपको डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाना पड़ता है। सो द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स, जब इशू किए थे तो उसके जो टर्म्स लिखे हुए थे, एंड ट्रस्ट डीड इनवेरिएबल कंटेन्स प्रोविजंस फॉर मीटिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। दीज मीटिंग्स आर हेल्ड फॉर, ये कब कब होती हैं, तो मॉडिफिकेशन और कॉम्प्रोमाइज ऑफ राइट्स बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स। अगर कोई राइट्स चेंज करना है इनके बीच के, तो तब इनकी मीटिंग बुलाई जाती है। दूसरा, टू रिलीज अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फ्रॉम चार्ज। समझो यहाँ पे हमने, कंपनी ने डिबेंचर ट्रस्ट डीड के थ्रू एक सिक्योरिटी रख दी थी, एक पर्टिकुलर ज़मीन दे दी गई थी, और अब कंपनी को उस ज़मीन को बेचना है। तो कंपनी कई बार क्या करती है, कंपनी इनकी मीटिंग बुलाएगी, बोलेगी कि ये वाली ज़मीन हमको खाली कर दो, यानी इसका चार्ज हम वापस लेते हैं और आपको दूसरी सिक्योरिटी दे देते हैं इसके बदले। तो ये वाली जो सिक्योरिटी है, इसको हम रिलीज कराते हैं फ्रॉम चार्ज। तो ये रिलीज करके फिर हम बेच सकते हैं, क्योंकि जब तक इस पर रिलीज नहीं किया जाए तो हम बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका अधिकार है। तो इनकी मीटिंग बुलाना पड़ता है, इसका चार्ज रिलीज करना पड़ता है, और दूसरी सिक्योरिटी वगैरह उनको दी जाती है, तो उसके लिए भी फिर इनकी मीटिंग बुलाई जाए। तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट, अगर डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं तो कम करना है, और टू डेफर इट्स पेमेंट, और टू इफेक्ट एन एक्सचेंज ऑफ डिबेंचर्स फॉर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऐसे केस में भी इनकी मीटिंग बुलाई जाती है। ये भी हम वैसे आगे पढ़ेंगे डिबेंचर्स के चैप्टर में। टू फैसिलिटेट दिस, देयर इज कॉमनली इंसर्टेड इन अ ट्रस्ट डीड a clause enabling a specified majority of debenture holders by resolution to bind होना चाहिए, to bind the whole body of the debenture holders, bind होना चाहिए। टीचर्स की इंग्लिश अच्छी नहीं होती तो ऐसी गलती, एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं है। तो ऐसा है। फिर ये चेंज करना है तो इसके लिए मीटिंग बुलाना पड़ता है। द प्रोविजन ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एज कंटेन्ड इन सेक्शन 101 to 109 एज मॉडिफाइड बाय कंपनीज आर्टिकल शैल अप्लाई टू द मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एज वेल। तो सिमिलर प्रकार के रूल्स वहाँ भी लगते हैं। वैसे हम अभी जो पढ़ रहे हैं सिर्फ कंपनी मीटिंग्स पढ़ रहे हैं, डिबेंचर मीटिंग्स ये भी आपको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स, ये सब जो फाइनल लेवल पे दिखने को मिलेगा, तब आपको इनकी भी मीटिंग दिखेगी वहाँ। जब वाइंडिंग अप वगैरह होगा तब इनको बुलाया जाएगा। तो ये क्योंकि बहुत ही बड़े डिसीजन हो जाते हैं, तो यहाँ पे इवन क्रेडिटर्स को बुलाया जाता है, एंड डिबेंचर होल्डर इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्रेडिटर, जनरली सिक्योर्ड होते हैं, तो ये भी
एक प्रकार के क्रेडिटर है। क्वेश्चन आया है, इफ फ्यू मेंबर्स आर नॉट गिविंग कंसेंट फॉर मीटिंग देन व्हाट विल डू। तो वो पढ़ेंगे अपन, ये इनका क्वेश्चन 48 पे है। अगर इसमें कुछ लोग कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा। तो कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो 10% ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर नॉट कंसेंटिंग ये ट्रिब्यूनल जाते हैं, 21 डेज का टाइम होता है, फिर वहाँ पे डिसीजन दिया जाता है और जो डिसीजन रहेगा दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। ऐसा है। ये कुछ कंपैरिजन दिया है आपको, ये जनरल नॉलेज के लिए है बट पढ़ लेंगे अपन एक बार। तो ये आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा, कौन कौन से सेक्शंस है, क्या क्या इसके प्रोविजंस लगते हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताई हुई है। हाँ, और मेरी क्लास जैसे आज तो है, मैं क्लास कब बता देता हूँ, कल भी रहेगी, परसों परसों नहीं रहेगी मेरी क्लास, 1 तारीख को बजट है ना उस दिन, बजट के दिन मेरी क्लास नहीं रहेगी, तो वो मैं बता देता हूँ आपको अभी। तो उस दिन से फिर पवन सर आ जाएंगे, तो उस दिन तो आ जाएंगे, और उस दिन आपका वो एक सेशन भी रखा हुआ है बजट के ऊपर, पता लगा होगा आपको, तो वो अटेंड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा, तो निर्मला सीतारमण जी यहाँ पे आके सीतारमण जी आके बताएंगी आपको कि क्या क्या कैसे क्या नए बजट में क्या क्या लाना चाहते हैं वो। तो आपको इससे काफ़ी कुछ एक जानकारी मिलती है कि कैसे क्या ये बजट बनता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, फिर एक्ट में अमेंडमेंट्स कैसे हो जाएंगे, जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड होगा, जीएसटी से रिलेटेड चेंजेस होंगे, इवन कभी कभी इसमें कंपनी लॉ से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स लाए जाते हैं। तो ज़्यादातर तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड ही दिखेगा, क्योंकि बजट है, बजट का मतलब वही होता है पैसे से रिलेटेड। तो ये कभी भी फ्यूचर के लिए होता है, बजट कभी पास्ट के लिए नहीं होता। तो फेब्रुवरी में जो बनता है वो अगले साल लगेगा, यानी अप्रैल से जो चालू होने वाला है साल, वहाँ से लगेगा। और अभी जो रहेगा ये बजट फिर से आगे चल के चेंज होता है, क्योंकि अभी सरकार बदल सकती है, के चांस तो कम है, अभी इलेक्शन रहेंगे ना, इलेक्शन आने वाले हैं, तो वैसे अभी ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो देखते हैं क्या देते क्या नहीं देते, बोलते तो है बट ऐसा कुछ नहीं। चलो ये जनरल नॉलेज वाली चीज़ें पढ़ लेते हैं एक बार, और भी चीज़ें बची है बट इतना पहले देख लेते हैं। बोर्ड मीटिंग, एजीएम और ईजीएम प्रोविजंस कोई काम की नहीं, 173 एओए, एजीएम में सेक्शन 96 और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में 100 और एओ। कब कहाँ लेना पड़ता है आपको। सो बोर्ड मीटिंग एट एनी प्लेस, इवन आउटसाइड बिजनेस आवर्स ले सकते हो, ये कहीं भी ले सकते हो, बिजनेस आवर्स के बियॉन्ड भी ले सकते हो, ठीक है। तो बोर्ड मीटिंग कभी भी कहीं भी ली जा सकती है, ये आप अगले साल पढ़ोगे। एजीएम और ईजीएम आरओ में होना चाहिए, या फिर उसी सिटी या विलेज में होना चाहिए, विलेज टाउन और सिटी जहाँ आरओ है, ठीक है। बट अगर कोई और, वैसे अभी इसमें चेंजेस काफ़ी हुए हैं, तो विद इन इंडिया कहीं भी ले सकते हो अब आप, अगर मेंबर्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं तो विद इन इंडिया आप ले। फिर कोरम, कोरम में डायरेक्टर्स इंटरेस्ट में 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स, ये कोरम कहलाता है। तो 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, तो अगर आपके पास 9 डायरेक्टर हैं तो उसमें से 3 लोगों का आना ज़रूरी होता है। अगर 4 डायरेक्टर है तो 2 जनों में कोरम हो जाएगा, ठीक है। तो विच एवर इज हायर, 4 का 1/3, 4 का 1/3, 4 को कहाँ काटते हैं, 3 डायरेक्टर है तो 2 आना चाहिए, ठीक है। 9 डायरेक्टर है तो 3 आना चाहिए, वहाँ 2 नहीं चलेगा फिर, ठीक है। और इसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को हम काउंट नहीं करते हैं। फिर एजीएम में अपन ने पढ़ी, एजीएम और ईजीएम में सेम है, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 1000 तक मेंबर है तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट 1000 से ऊपर, और 5000 तक, 5000 के ऊपर है तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, दोनों जगह सेम। नोटिस किस किस को देते हैं, यहाँ डायरेक्टर को देते हैं, यहाँ पे हर मेंबर को, ऑडिटर को 21 डेज क्लियर नोटिस होना चाहिए, और शॉर्टर नोटिस वैलिड होगा अगर 95% मेंबर्स एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट एग्री करते हैं। तो सेम यहाँ भी रहता है ईजीएम में। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी बोर्ड मीटिंग में कभी नहीं चलती, यहाँ दोनों जगह रहती है, अलाउड रहती है। सो मेंबर्स ये अपॉइंट कर सकते हैं प्रॉक्सी को। वोटिंग, हर डायरेक्टर को 1 वोट मिलता है, यहाँ शेयर होल्डिंग के बेसिस पे नहीं होता है, यहाँ भी चेयरमैन को एक कास्टिंग वोट मिलता है अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो। वोटिंग शो ऑफ हैंड से होती है और डिसीजन सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। यहाँ पे हर मेंबर को 1 वोट तो मिलता है जब शो ऑफ हैंड से अगर किया जाए तो, लेकिन अगर पोल डिमांड करते हैं तो फिर प्रोपोर्शनेट वोटिंग मिलती है। फिर सेम रहेगा ईवीएम में। रेजोल्यूशंस सब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही होते हैं यहाँ पे,
सर्कुलेशन क्या होता है ये पढ़ने के हैं। यहाँ ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस दोनों होते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेसेस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास होते हैं वैसे तो, और स्पेशल बिजनेस ऑर्डिनरी और स्पेशल दोनों रेजोल्यूशन से पास हो सकते हैं। कुछ रेजोल्यूशन ऐसे होंगे जो है तो स्पेशल बिजनेस बट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही पास हो जाता है, जैसे कैपिटल बढ़ाना है आपको, शेयर कैपिटल, तो है स्पेशल बिजनेस क्योंकि वो 4 चीज़ों के अलावा है, लेकिन ये पास होता है बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, 50% से ज़्यादा हाँ बोल दी। स्पेशल बिजनेस ये भी यहाँ सब स्पेशल ही रहेंगे, यहाँ ऑर्डिनरी नहीं रहेगा क्योंकि ईजीएम की बात हो रही है। चेयरमैन सेम रहते हैं तीनों जगह। फिर कैसे कन्वे होती है मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग एओए के हिसाब से और जो भी डायरेक्टर्स वगैरह ने मीटिंग में डिसाइड किए होते हैं उस हिसाब से, और एजीएम ईजीएम ये बोर्ड मीटिंग के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा। ये बोर्ड मीटिंग, रिक्विजिशनिस्ट और ट्रिब्यूनल, टीआरबी मीन्स ट्रिब्यूनल। फिर ड्यूरेशन, वंस एवरी 3 मंथ्स, एटलीस्ट 4 मीटिंग होना चाहिए एक साल में। ठीक है, बोर्ड मीटिंग की ये रूल्स होते हैं। एजीएम तो एक ही होगी विद इन 9 मंथ्स, फर्स्ट ईयर है तो, और सब्सिक्वेंट एजीएम 15 मंथ्स का गैप या फिर 6 महीने के अंदर। ठीक है, एंड हर साल एक, एवरी ईयर एक। बोर्ड कभी भी मीटिंग बुला सकता है, अगर ईजीएम की बात हो रही है तो कभी भी, और रिक्विजिशन आएंगे तो बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक ही होगी, ये कितनी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 5-10 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। एजेंडा, यहाँ पे एजेंडा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जब बोर्ड मीटिंग होती है उसमें कोई एजेंडा वगैरह नहीं भेजा जाता, तो उसमें सिर्फ जब लोग आते हैं तभी हम बताते हैं। इसमें एजेंडा होते क्या है, तो इसमें मिनट्स को अप्रूव करना, ये APPR यानी अप्रूवल ऑफ मिनट्स, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग रिपोर्ट्स, पासिंग पेमेंट्स, कोई पेमेंट करना है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स वगैरह, कन्वीइंग जनरल मीटिंग, ये सब चीज़ें इसमें होती है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे 4 चीज़ें तो होती हैं जनरली, अडॉप्शन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, अकाउंट्स, फिर बैलेंस शीट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, एंड कोई स्पेशल बिजनेस भी हो सकता है, यहाँ सब स्पेशल रहेंगे। अनेक्शर टू नोटिस, रेजोल्यूशन, यहाँ पे ऑडिटेड अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, प्रॉक्सी फॉर्म, एडमिशन कार्ड वगैरह वगैरह, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, यहाँ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, प्रॉक्सी फॉर्म, एडमिशन, सिंपल है। फिर ये भी सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, ये मैं पूरा आपको बता नहीं रहा रीड करके, बट इसमें कई बार ऐसे केसेस हुए पहले जब ये पता करना था कि भाई ट्रिब्यूनल कब कब इंटरफेयर कर सकता है और ईजीएम बुला सकता है। तो कोर्ट ने यहाँ कई केसेस में बताया कि ईजीएम कभी भी नहीं बुला सकता ट्रिब्यूनल। ऐसा नहीं है कि उसने कभी भी नोटिस भेज दिया कि ट्रिब्यूनल कि ईजीएम बुलाई जाए। तो ट्रिब्यूनल को जो पावर है वो बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ तब बुला सकता है जब मीटिंग बुलाना पॉसिबल नहीं है, व्हेन देयर इज बॉटलनेक सिचुएशन हो गई है कि आगे बढ़ ही नहीं सक रहे हम, अटक गया है काम, तब ट्रिब्यूनल इंटरफेयर करेगा। जब इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, जब डायरेक्टर्स के बीच झगड़े चल रहे हैं और मीटिंग बुलाई नहीं जा सक रही, तभी सिर्फ ट्रिब्यूनल इंटरफेयर करेगा। तो ट्रिब्यूनल ऐसे जनरली इंटरफेयर नहीं करेगा। ये चीज़ पहले कई केसेस में बताई गई है। तो पावर ऑफ CLB, पहले कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करता था सेक्शन 186 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। तो CLB और ट्रिब्यूनल ये दोनों को पावर था पहले, अब CLB नाम की कोई अथॉरिटी नहीं है, कंपनी लॉ बोर्ड खत्म हो चुका है, अभी सिर्फ ट्रिब्यूनल है। तो इसमें वही बोला था कि ट्रिब्यूनल ऑर्डिनरली इंटरफेयर नहीं करेगा विद द डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है 186 में, नाउ सेक्शन 98, पहले 186 था, नाउ 98, सेक्शन 98 में जो बोला है कि ट्रिब्यूनल कैन कॉल द मीटिंग, ये सिर्फ तब होगा जब कोई तकलीफ जा रही है। सो इट डज नॉट बिकम आइदर अ शेयर होल्डर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ट्रिब्यूनल कोई शेयर होल्डर नहीं है और वो इंटरनल स्क्वेबल्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। यहाँ इम्प्रैक्टिकेबल वर्ड जो यूज किया गया है इसको आपको ध्यान रखना है विद अ रीजनेबल पॉइंट ऑफ व्यू, और जब इम्प्रैक्टिकेबल है तभी आप मीटिंग बुला सकते हैं। जैसे ये 6th पॉइंट में लिखा है, वेयर द मीटिंग कैन बी कॉल्ड ओनली बाय डायरेक्टर्स एंड देयर आर सीरियस डाउट्स एंड कॉन्ट्रोवर्सीज एज टू हु आर द डायरेक्टर्स, झगड़े चल रहे हैं, और where there is a possibility that one or other or both the meetings called by rival group of directors may be invalid। तो 2 डायरेक्टर्स के ग्रुप हो गए हैं और उन लोग मीटिंग बुलाएंगे तो लोग आएंगे नहीं आएंगे, झगड़े होंगे, तब ट्रिब्यूनल बीच में आएगा, तब तक ट्रिब्यूनल इंटरफेयर नहीं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस में बताया गया है, सब जगह वही बताया हुआ है।
तो आप एक बार रीड कर लेंगे, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, ये एक्चुअली अनेक्षर के रूप में दिए हैं। कुछ पॉइंट्स जो हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा है, बट वो चीज़ यहाँ पे एक बार और हम रीड करेंगे, ये एक साथ आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। फिर इसके बाद यूनिट 2 है, इसमें सेक्शन 88 वगैरह है, तो इसको भी अपन अभी रोक देंगे। तो अभी हम बचे हुए सेक्शंस पढ़ते हैं। एक बचा है मिनट्स। मिनट्स भी बचा है वैसे। 119 मिनट्स से ही रिलेटेड है, ये पढ़ लेते हैं पहले। जैसे 111, 115 भी बचे हैं, तो 11.29 पे हैं हम। यहाँ तक कोई डाउट होगा तो पूछ लो। एक क्वेश्चन आया है ऑन, खूब बड़ा क्वेश्चन है सर। फॉर एग्जांपल फरवरी में बजट पे है, गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट को बजट में चेंज करने हैं, कैसे करेगी? क्योंकि बजट तो अप्रैल से अप्लाई हो गया एंड गवर्नमेंट मई में इलेक्ट हो गई। तो तो ये इसीलिए जब भी सरकार चेंज होती है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगा के पूछा है आपने। तो ये जब भी सरकार चेंज होती है या जब भी इलेक्शन होते हैं, तब बजट जो है इसमें फाइनेंस एक्ट नंबर 1 आता है इंटरिम, और एक फाइनेंस एक्ट नंबर 2 आता है। तो पहले सरकार बदलने के पहले, वोटिंग होने के पहले, लोकसभा की जब असेंबली वोटिंग होने की है उसके पहले एक बजट आएगा। बट आगे हो सकता है सरकार बदल जाए और उसको बजट को चेंज करना है, तो फिर से सेकंड बजट आता है। तो इसीलिए आप देखो 2014 का अगर आप फाइनेंस एक्ट देखोगे ना, तो वहाँ फाइनेंस एक्ट नंबर 2 लिखा होता है। तो नंबर 2 इसीलिए क्योंकि उस साल इलेक्शन था। जिस जिस साल आपको इलेक्शन दिखेगा उस साल आपको फाइनेंस एक्ट नंबर 2 दिखेंगे। वहाँ सिर्फ फाइनेंस एक्ट नहीं लिखा होगा, तो बाकी जगह आप देखोगे फाइनेंस एक्ट ऐसा लिखा रहता है, फाइनेंस एक्ट 2013 हो गया, तो ये लिखा होगा। बट जब आप इलेक्शन वाला साल देखोगे वहाँ लिखा रहेगा फाइनेंस एक्ट नंबर 2 रहेगा 2000, तो जब इलेक्शन रहते हैं उस साल। ठीक है, तो ठीक है, तो होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये नंबर 2 इसीलिए क्योंकि इसमें चेंजेस करके फिर इसको पार्लियामेंट में पास कराया जाता है। बजट जो है ये भी पास होता है पार्लियामेंट में, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी पार्लियामेंट है। ठीक है, तो सरकार बना तो लेती है एक बजट, बट वो जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगा तब तक इट विल नॉट बिकम एन एक्ट। ठीक है, ऐसा है। चलो, तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, इवन सीए लोगों को नहीं पता होती ये नंबर 2 क्यों लिखा है, नहीं पता होती। लोग उतना ध्यान से कभी पढ़ते ही नहीं ना। अपन लोग कैसा पढ़ा रहे हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग को पता होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। इवन सीए होने के बाद सेक्शन, सब सेक्शन, फिर क्लॉजेस, इसके बीच के डिफरेंसेस नहीं पता होते हैं। बहुत सारे लोग सब सेक्शन को क्लॉज बोलेंगे, क्लॉज को सब सेक्शन बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, होता है। तो वो उतना डीप में नहीं पढ़ते ना। जब मैं भी स्टूडेंट था, मैं एकदम बहुत डीप में शुरू से नहीं पढ़ता था। वो तो इंटर में मेरे को एक सर मिल गए थे, बताया था मैंने, तो उसके बाद फिर मैंने एकदम डीप में जाके पढ़ना चालू किया। वो आनंद सर थे, श्रीनिवासन आनंद सर, बताया था ना आपको? हाँ ना, बताया था ना, पिछली क्लास में तो बताया। तो श्रीनिवासन आनंद सर थे, ऑडिट पढ़ाए थे, 10 दिन की क्लास थी, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो बहुत ही ज़्यादा था। हैं कुछ कुछ लोग हैं तो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जिनका अपने लाइफ में, रहते हैं लोग। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक ओम साहू बोल रहे हैं कि सर आनंद सर का सेमिनार रखिए। बात करना पड़ता सर से, देखते हैं। टाइम ही नहीं रहता उनको, वो इतने जीनियस है ना, उनको टैक्समैन जाने ही नहीं देता। तो उसमें ऐसा है कि उन्होंने जैसे एक नया कानून आया, उनको टैक्समैन बोलेगा मुझे कल इसका पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब निकाल दो, पूरा बताओ, इसका एनालिसिस कर, तो रात भर बैठ के दूसरे दिन पूरा बना के दे देंगे। इतने ज़्यादा जीनियस, खतरनाक है एकदम। शर्मा सर भी कभी शायद आपको बताएंगे एक आध बार, ऐसे लोग होते हैं। वैसे वो शर्मा सर के जूनियर हैं, बट शर्मा सर के साथ उन्होंने बुक्स वगैरह भी लिखे थे। अभी टैक्समैन उनको जाने ही नहीं देता, तो शर्मा सर ने इंट्रोड्यूस कराया उनको टैक्समैन को, और फिर टैक्समैन उनको जाने ही नहीं दे रहा, ने सैलरी पे ही रख लिया है सीधा, और अच्छी खासी सैलरी देते हैं वो, रहते हैं। ठीक है, मिनट्स, एक एक मिनट का लेखा जोखा होता है मिनट्स। जब भी कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये चीज़ पूरी डिटेल में लिखी होती है मिनट्स में। मिनट्स को बुक के फॉर्मेट में रखा जाता है।
मिनट्स को लूज लीफ फॉर्मेट में नहीं रखा जाता। तो मिनट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मिनट्स? तो मिनट्स कॉन्स्टिट्यूट द ऑफिशियल रिकॉर्ड। में डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिंपल अपन पढ़ते हैं इसको। ऑफ बिजनेसेस ट्रांजेक्टेड एट मीटिंग, तो जो भी बिजनेसेस हुए हैं उस मीटिंग में उसके पूरे रिकॉर्ड होता है कि क्या क्या काम हुआ। कल चलकर झगड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, तो इसीलिए पूरा रिकॉर्ड रहेगा उसका। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स एट द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स। हर मीटिंग के मिनट्स होते हैं। डायरेक्टर्स मीटिंग हो तो उसके भी मिनट्स होते हैं, शेयर होल्डर्स मीटिंग हो उसके मिनट्स होते हैं, इवन क्रेडिटर्स मीटिंग हो, डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग हो, एम्प्लॉयज मीटिंग हो, सबके मिनट्स बनते ही हैं। मिनट्स आर द रिकॉर्ड ऑफ द रेजोल्यूशन एंड मैटर्स एंसिलरी देयरटू एंड नॉट अ कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट। कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, वैसा का वैसा ट्रांसलेट करके एक एक वर्ड लिख दिया, वैसा नहीं होता। तो उसकी समरी होगी, तो इसकी समरी रिकॉर्ड है, समरी है। तो इट इज नॉट अ कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एवरी वर्ड यूज्ड इन द कोर्स ऑफ अ मीटिंग। वैसे ये काफ़ी डीप में होते हैं। इसमें यह भी लिखा होगा कि चेयरमैन आए, चेयरमैन ने भाषण दिया, चेयरमैन ने स्पीच दिया, चेयरमैन ने कुर्सी लिया, तो ये भी लिखा होता है। सो चेयरमैन टुक द चेयर, ऐसा लिखा होगा, तो वो चेयर ले लेता है। सो हाँ, चेयर पे बैठा, यानी ही टुक द चेयर, ऐसा। चलो पढ़ते हैं। मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग, यहाँ हम सब देख रहे हैं। हम जनरल मीटिंग, मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग, फिर एंड अदर मीटिंग्स, एंड रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट को वैसे तो जनरल मीटिंग का हिस्सा होता है, बट पोस्टल बैलेट के अलग से मिनट्स रखते हैं। वैसे जनरल मीटिंग वाले मिनट्स में आप रख सकते। तो एवरी कंपनी शैल, कंपल्शन है, शैल cause minutes of the proceedings of every general meeting of any class of shareholders, a creditors meeting, and of every resolution passed by postal ballot, and every meeting of board of directors or even committee of board of directors, सबकी minutes बनाना ही चाहिए। to be prepared and signed in such manner as may be prescribed। जब ये वर्ड्स लिखे होते हैं तो हमको रूल्स पढ़ना पड़ता है। रूल्स में प्रिस्क्राइब किया इसको कैसे साइन करना है, देखेंगे अपन। दिया है थोड़ा थोड़ा, हाँ सही है। यहाँ से 119 आया, ठीक है। 118, 121, 122, और दो सेक्शन बचते हैं, 111, 115। सेक्शंस थोड़े थोड़े याद होंगे आपको, घर पे थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ याद रहेगा। 96, 100, ये सब तो ऐसे एकदम बैठ जाएंगे दिमाग में, तो याद रहेंगे एकदम। 101, 102 ये भी याद रहेगा। चलो तो पढ़ते हैं। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? टाइम लिमिट, कितने दिन के अंदर मिनट्स होना चाहिए? विद इन 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एवरी सच मीटिंग। तो मिनट शैल बी केप्ट विद इन 30 days ऑफ कंक्लूजन ऑफ एवरी सच मीटिंग कंसर्न और पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट इन बुक्स। इसको बुक्स में रखना है आपको, तो बुक्स फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको लूज लीफ फॉर्म में नहीं रख सकते आप, तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ बुक, प्रॉपरली बाइंड होना चाहिए, बाइंडेड होना चाहिए। फॉर दैट पर्पज, केप्ट फॉर दैट पर्पज विद देयर पेजेस कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड। कॉन्जिक्यूटिवली मीन्स एक के बाद एक, तो एक के बाद एक उसमें नंबरिंग होती है। जनरली उल्टी नंबरिंग चालू होती है, क्योंकि आप जो पहली मीटिंग है उसके ऑलरेडी ये लगा चुके होते हो मिनट्स, तो उसके बाद ऊपर लगाते हो तो उल्टी रहती है, 1 2 3 4। आजकल तो बाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, मिनट बुक स्टेशनरी वालों ने बनाना चालू कर दिए। में लॉक होता है, तो लॉक लगा दो तो उसको खोल नहीं सकते कोई, तो बाइंड करने के बदले वो लॉक चलता है आजकल। तो पहले बाइंडिंग होती थी, पहले लूज लीफ होते थे, ऐसे 5-6 मीटिंग हो गई तो उसके लूज लीफ को जोड़ के बाइंडिंग करवा लिया और बुक बना दी। तो उसको लूज लीफ फॉर्मेट में नहीं रख सकते, कि बुक ही होना चाहिए। तो आजकल तो बुक्स बना के देते हैं, जैसे वो स्लैम बुक आती है ना, बचपन में आपने भराए थे अपने फ्रेंड से स्लैम बुक में, वो ताला लगा के रखते हैं, ताले वाली भी होती है, तो ताला रहता है, सिर्फ आप ही देख सकते हो। तो ऐसी भी स्लैम बुक होती है, आपने भराए होंगे नहीं? अच्छा, हाँ, मना कर दी थी। ठीक है ठीक है, ना तो नहीं की होगी, कर देते थे ना, भले ही गलत सलत लिख देंगे उल्टा पुल्टा, लेकिन भर के तो हर कोई देता ही था वो।
तो आजकल शायद उतना नहीं चलता होगा, हम लोग जब स्टूडेंट थे उस टाइम बहुत चलता था, स्लैम बुक वगैरह बहुत चलती। बहुत टाइम हो गया उसको, ये होंगे अभी कहीं दिया होऊंगा मैंने, मेरे पास भी थी, बनाए थे कॉलेज के टाइम पे इसको। एक शर्ट है, वो शर्ट पे सबकी साइन है, आज भी पड़ी है वो वाइट कलर, सब स्टूडेंट्स ने साइन किए थे। अब कौन कहाँ है किसी को नहीं पता, दूर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग जुड़े रहते हैं, आगे धीरे धीरे लोग कम हो जाते हैं। चलो खैर, तो ये बुक फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर मिनट्स ऑफ ईच मीटिंग शैल कंटेन अ फेयर, फेयर यानी गोरा, नहीं फेयर यानी एकदम सही, ट्रांसपेरेंट एंड करेक्ट समरी, समरी होना चाहिए ऑफ द proceedings. All appointments made at any of the meeting aforesaid shall be included in the minutes of the meeting. In case the meeting of board of directors or committee of board of directors, minutes shall also contain, सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ये रहता है, जनरल मीटिंग में नहीं। जनरल मीटिंग में आप हर एक मेंबर का नाम तो नहीं लिख सकते, समझो 1000 मेंबर आए, सबका नाम लिखोगे कि हाँ शर्मा जी आए, गुप्ता जी आए, पांडे जी आए, दुबे, तो हर किसी का नाम नहीं लिख सकते। लेकिन बोर्ड मीटिंग में गिनती के डायरेक्टर होते हैं, कितने होंगे, 8-10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 25 होंगे, 100 होंगे। तो वैसे से डायरेक्टर का आपको चैप्टर नहीं है, 15 डायरेक्टर हो सकते हैं विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, के ऊपर भी आप जा सकते हो स्पेशल सर्कमस्टेंस। तो 15 डायरेक्टर होंगे मैक्सिमम, तो आपकी बोर्ड मीटिंग में आप डायरेक्टर्स के नाम भी लिखते हो, तो द नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो जब बोर्ड मीटिंग है तो उसमें कौन कौन डायरेक्टर आए कौन नहीं आए ये लिखा जाता है। एंड इन केस ऑफ ईच रेजोल्यूशन पास, नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स डिसेंटिंग फ्रॉम, डिसेंटिंग डायरेक्टर्स ये बोल सकते हैं कि मेरी डिसेंट रिकॉर्ड करो। जैसे कोई डिसीजन हो रहा है, हमारी बोर्ड मीटिंग हो रही है कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड की, सब लोग हाँ बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, अब डिसीजन तो हो जाएगा, सब हाँ बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जब मिनट्स बनेंगे इसमें लिखना पड़ेगा कि मैंने नहीं बोला था, तो ये ज़रूरी हो जाता है। इससे एक और ख़ास बात होती है कि हम बच सकते हैं, कल चलकर वो डिसीजन से कुछ फ्रॉड हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, तो उसमें मैं बच सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ देखो भाई मैंने तो नहीं बोला था, बट फिर भी ये डिसीजन हो गया, तो ये रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। वैसे तो करना चाहिए, बट अगर चेयरमैन नहीं बोल रहा है तो भी हमारा ये अधिकार होता है, हम बोल सकते हैं कि हमारी डिसेंट रिकॉर्ड करो। ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग में होता है, ये जो पूरा पॉइंट है सबसेक्शन 4, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग या कमिटी मीटिंग, कमिटी मीटिंग भी बोर्ड का ही एक प्रकार है। तो नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट ये बताया जाता है, साथ ही साथ इन केस ऑफ ईच रेजोल्यूशन पास, नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स डिसेंटिंग फ्रॉम और डिसएग्रीइंग विद द रेजोल्यूशन, तो ये रिकॉर्ड करने हम बोल सकते हैं। तो द डायरेक्टर कैन इंसिस्ट टू रिकॉर्ड हिज डिसेंट ओनली इन मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट नॉट इन केस ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में वो नहीं बोल सकता कि मैंने नहीं बोला ये चीज रिकॉर्ड करो, ठीक है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में वो बोल सकता है। फिर ये आगे के पॉइंट पढ़ चुके हैं अपन ने। चेयरमैन का एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन होता है, वो जो चीज़ उसमें लिखना चाहे लिखवा सकता है, जो चीज़ हटाना चाहे हटवा सकता है। अगर उसको लगता है कि ये चीज़ कोई काम की नहीं है, इट इज़ इमटेरियल, वो हटा सकता है। उसको लगता है ये चीज़ डिफेम कर रही है, तो डिफेमेटरी नेचर की है, किसी को बदनाम कर रही है, तो वो चीज़ हटा सकता है। जो इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी या शेयर होल्डर्स जो प्रीजुडिशियल है, जिससे नुकसान हो रहा है, ऐसी चीज़ें हटा सकता है। एंड इट इज़ हिज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन। तो ये दो सेक्शंस उसके बाद करते हैं। So there shall not be included in minute books the matters which in the opinion of chairman, board nahi chairman, is or could reasonably be regarded as defamatory of any person, और इट इज irrelevant और immaterial, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी चीज है तो बोल सकता है इसको हटा दो, और इट इज detrimental to the interest of shareholders और कंपनी, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कंपनी है ना वही शेयर होल्डर्स एंड कंपनी, और ये डिस्क्रिशन एब्सोल्यूट होता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चेयरमैन का एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है, 100% डिस्क्रिशन है। एब्सोल्यूट का मतलब 100%, तो ये वर्ड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फाउंडेशन लेवल से। तो एक्सेप्टेंस शैल बी एब्सोल्यूट, 100% होना चाहिए, एब्सोल्यूट मीन्स 100%। तो इट इज हिज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, chairman has absolute discretion in inclusion or exclusion of any matter in the minutes on the above ground। फिर मिनट्स ये एविडेंस होते हैं, प्रूफ होता है कि मीटिंग हुई और उसमें क्या क्या हुआ।
तो ये कैसे, वैसे कोई काम का नहीं है केस। हेल्ड इफ आर्टिकल्स प्रोवाइड दैट मिनट साइन बाय चेयरमैन शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस विदाउट एनी फर्दर प्रूफ ऑफ द फैक्ट स्टेटेड देयर इन, तो ये एविडेंस को फाइनल मान लिया जाता है। ठीक है, तो मिनट्स में जो लिखा है वो एकदम फाइनल है, ये हुआ था। मिनट्स केप्ट एट एज पर द प्रोविजंस आर evidence until anything contrary is proved that the meeting is duly called, proper हुई थी, notices वगैरह proper थे, properly called यानी convened, properly held, and all the proceedings have duly taken place, and the resolutions passed by postal ballots have been duly passed, and in particular जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं डायरेक्टर्स के, की मैनेजरल पर्सन के, ऑडिटर्स के, कंपनी सेक्रेटरी के, शैल बी डीम टू बी वैलिड, ये सब प्रॉपर है, ये मान लिया जाता है। अगर मिनट्स में लिख दिया है ऐसा हुआ था तो मान लिया जाएगा ऐसा हुआ था। ठीक है, अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, अगर इसके विपरीत कुछ प्रूफ हो जाता है तो फिर बात और है, नहीं तो ये वैलिड है। फिर आप इसको सर्कुलेट नहीं करोगे जब तक साइन नहीं होगी, तो मिनट बुक पे साइन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चेयरमैन जब तक साइन नहीं करेगा ये किसी को दी नहीं जा सकती। तो नो डॉक्यूमेंट पर्पटिंग टू बी रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द जनरल मीटिंग, तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट मिनट्स जैसा ये आप सर्कुलेट नहीं कर सकते। तो नो डॉक्यूमेंट शैल बी सर्कुलेटेड और एडवर्टाइज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ कंपनी अनलेस इट इंक्लूड्स द मैटर्स रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन, जब तक ये पूरी चीज़ लिखी नहीं गई हो, टू बी कंटेन्ड, एंड जब तक साइन ना हो। साइन का भी पॉइंट हम आगे देखेंगे। तो रूल्स में बताया, शैल बी कंटेन्ड इन द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ सच मीटिंग। एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू जनरल एंड बोर्ड मीटिंग, तो SS1 और SS2 बनाए गए हैं, स्पेसिफाइड बाय ICSI constituted under section 3 of the Company Secretaries Act. On default of this section, company shall be liable to penalty of 25,000 and every officer in default shall be liable for 5,000. फिर if the person is found guilty of tampering, ध्यान रखो आपके भी काम का है, तो इसमें कुछ काड़िया नहीं करना। अगर आप भी मिनट्स बुक देखोगे तो आपको मिलेगी देखने को, जब आप किसी कंपनी के ऑडिट पे जाओगे तो आप मीटिंग में कुछ चीज़ हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता लगेगा? मिनट्स बुक देख के, क्योंकि आप तो मीटिंग में नहीं गए, लेकिन आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको चेक करना पड़ेगा मीटिंग में ये रेजोल्यूशन हुआ क्या, प्रॉपर था या नहीं था, तो आपको मिनट बुक्स पढ़ना पड़ता है। तो मिनट बुक्स में कभी कोई खोड़खाड़ नहीं करना। अगर आप कुछ भी टैंपरिंग करते हुए पाए गए, उसको फाड़ रहे हैं, उसमें कुछ लिख दिए, उसका नाम लिख रहे हैं, अपन ड्राइंग बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हुए पाए गए तो आप पे भी ये पेनल्टी लग सकती है। तो उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इफ अ पर्सन बोला है यानी कोई भी पर्सन हो सकता है, इंटरनल टू द कंपनी, एक्सटर्नल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इज फाउंड गिल्टी ऑफ टेम्परिंग विद द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, तो अगर आप मीटिंग के मिनट्स को कुछ भी खोड़खाड़ कर रहे हैं, उसको फाड़ रहे हैं, उसमें कुछ लिख रहे हैं, ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, जेल हो जाएगी। तो जा सकते हैं, जनरली नहीं होता, बट फॉर अ टर्म अप टू 2 years, इतना भी नहीं होता बट कर सकते हैं, ऑर्डर पास किया जा सकता है जेल का। ठीक है, तो अप टू है ना, अप टू का मतलब है हो सकता है, नहीं तो वो छोड़ भी देते हैं, अरे आर्टिकल है छोड़ो, पेनल्टी लगा देते हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए दे दो और जाओ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति छपड़ता है, फाउंड गिल्टी of tampering with the minutes of the proceedings of the meeting, he shall be punishable with imprisonment for a term up to 2 years and fine of 25,000 से लेके 1 लाख रुपए। तो वैसे मैं बोलता हूँ पेनल्टीज याद मत रखो, बट ये वाली याद रखना। ठीक है, तो जनरली मैं बोलता हूँ पेनल्टीज याद मत रखो। इस बार फाइनल में पेनल्टीज पूछी गई थी, कि जनरली नहीं पूछते हैं, आजकल पूछ रहे हैं फिर से लेटर। ठीक है, अब कुछ रूल्स में बताया हुआ है, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स तो रिपीट होंगे, कुछ नए पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं। तो डिस्टिंक्ट मिनट बुक शैल बी मेंटेन फॉर ईच टाइप ऑफ मीटिंग, हर मीटिंग की अलग मिनट बुक होती है। ये अब जनरल पॉइंट्स हैं। जनरल मीटिंग की एक मिनट बुक रहेगी, एजीएम ईजीएम दोनों एक साथ रख सकते हो आप। एजीएम है क्योंकि एजीएम तो एक ही होगी, तो एक मीटिंग की मिनट्स बनाने के बदले आप ईजीएम भी उसमें ही जोड़ दो। साथ में क्लास मीटिंग भी आप इसमें ले सकते हैं। फिर मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की मीटिंग अलग होगी,
इसके भी मिनट्स होंगे। मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड मीटिंग ऑफ कमिटीज ऑफ द बोर्ड, जैसे ऑडिट कमेटी होती है उन लोग मीटिंग करते हैं, या समझो CSR कमेटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनकी मीटिंग होगी, तो उसके भी मिनट्स बनेंगे। जब रेजोल्यूशंस पोस्टल बैलेट से बन रहे हैं तो पोस्टल बैलेट भी आप जनरल मीटिंग में जोड़ सकते हैं। So whereas resolution passed by postal ballot shall be recorded in minutes of general meeting as if it has been deemed to be passed in the general meeting. ये हमने पढ़ा ही था पोस्टल बैलेट में, भले इसका रिजल्ट बाद में पता लगता है, बट हम मान लेते हैं कि ये मीटिंग के दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है। फिर कितने दिन? 30 डेज के अंदर। कभी कभी इस पे भी सवाल आते हैं। मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच मीटिंग शैल बी एंटर्ड इन द बुक्स मेंटेन्ड फॉर दैट पर्पस along with the date of such entry within 30 days of conclusion of meeting. In case of every resolution passed by postal ballot, a brief report on postal ballot conducted, including resolution proposed, result of voting, पूरा रिपोर्ट रहेगा, स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट, स्क्रूटनाइजर पढ़े थे अपन ने, याद है? बस उसकी रिपोर्ट की कुछ ब्रीफ पॉइंट्स रहेंगे, समरी, shall be entered in minute books of general meeting along with the date of such entry within 30 days. ये भी 30 days के अंदर from the date of passing of resolution. फिर each page of such book shall be initialed और signed. तो initialed या फिर signed. तो initial यानी सिर्फ अपन वो कोमड़ा मार देते ना कभी कभी, ऐसा यानी आड़ा टेढ़ा ये जो साइन करते छोटी वाली कोमड़ा मारना बोलते हैं। तो ये अगर करते अपन तो इसका मतलब है ये इनिशियल हो गया। और साइन यानी जब हम पूरा कर रहे हैं, जब पूरी साइन कर रहे हैं अपन तो वो पूरी साइन में कवर होगा। तो इनिशियल या तो साइन, तो आप हर पेज पे इनिशियल डाल दो चलेगा, या फिर आप पूरा साइन करना चाहो तो पूरी साइन कर दो, ठीक है। तो इनिशियल भी चलता है, लेकिन लास्ट पेज जो होता है उसमें साइन होना चाहिए पूरी। किसकी रहेगी ये चेयरमैन की रहेगी। चेयरमैन साइन करता है मिनट बुक, हर पेज पे साइन होना चाहिए, क्योंकि कल चलकर ये नहीं होना चाहिए ये पेज तो मेरे पास था ही नहीं, ये तो गलत है, बाद में किसी ने लगाया होगा, तो इसीलिए हर पेज पे चेयरमैन साइन करता है, या तो साइन करेगा या एटलीस्ट इनिशियल्ड होना चाहिए, और लास्ट पेज पे साइन होना चाहिए। तो ईच पेज, हर पेज आइदर इनिशियल्ड और साइंड होना चाहिए, एंड लास्ट पेज ये प्रॉपरली साइंड होना चाहिए, डेटेड एंड साइंड। सो ऑफ ईच मीटिंग और ईच रिपोर्ट इन सच बुक शैल बी डेटेड एंड साइंड। इन केस ऑफ बोर्ड और कमिटी ऑफ मेंबर्स, चेयरमैन, ध्यान रखो कौन बोर्ड मीटिंग में कौन साइन करता है, तो बोर्ड मीटिंग है तो चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग, तो उस मीटिंग का चेयरमैन। नहीं तो बोर्ड मीटिंग काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते रहती है, अगर अगले महीने में फिर से एक बोर्ड मीटिंग हो गई और ये चेयरमैन उसमें मौजूद नहीं है तो दूसरा चेयरमैन भी इसको साइन कर सकता, तो चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग या चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट मीटिंग। ये कब की बात हो रही? जब बोर्ड मीटिंग है तो चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग, उसी मीटिंग का, जिस मीटिंग के साइन हो रहे हैं। और दूसरा सक्सीडिंग मीटिंग, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जैसे समझो वो चेयरमैन था, चेयरमैन ने मीटिंग हुई, उसको बोर्ड ये साइन करना था, मिनट साइन करना था, बट उसके पहले ही उसको हार्ट अटैक आ गया, गचक गया, या कहीं तो एडमिट है वो, या कहीं बाहर चला गया, बैंकॉक पटाया घूमने चला गया। अरे एग्जाम्पल है, तो ऐसा कुछ है कि वो कहीं बाहर है, वो साइन नहीं कर पा रहा, तो दूसरी मीटिंग का जो चेयरमैन है वो भी कर सकता है, ऑफ द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो सक्सीडिंग मीटिंग बाद की। फिर जनरल मीटिंग में भी अगेन चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग, और उस मीटिंग का चेयरमैन अगर नहीं है, वो चला गया है, जाते हैं लोग, ठीक है, अपन गोवा जाते हैं, बड़े लोग हैं ना, चेयरमैन है तो वो जाएंगे और दूर, ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग, या फिर अब अगली मीटिंग का चेयरमैन यहां नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि सोच के देखो जनरल मीटिंग है, एजीएम है, आज एजीएम हुई, हम बोल रहे हैं ये 30 दिन के अंदर साइन होना चाहिए, तो या तो ये चेयरमैन करेगा। अगली मीटिंग का चेयरमैन बोलेंगे तो अगली एजीएम अगले साल होगी, तो अगले साल तक रुकेंगे थोड़ी, तो इसीलिए यहां अगली मीटिंग का चेयरमैन नहीं है, तो एकदम लॉजिकल पॉइंट है। तो यहाँ पे बोला है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर किसी और को ऑथोराइज करेंगे, तो या तो चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग, इफ ही इज नॉट एबल टू साइन, तो ऐसे केस में एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड,
ठीक है, तो डायरेक्टर्स में से एक व्यक्ति, तो पर्सन ऑथोराइज्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो बोर्ड मीटिंग के चेयरमैन ऑफ द सेड मीटिंग और चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, इन केस ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग विद इन अफोरसेड पीरियड ऑफ 30 डेज, तो 30 दिन तो हर जगह है। और इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनएबिलिटी ऑफ द चेयरमैन, अगर वो चेयरमैन नहीं कर पा रहा है तो ऐसे केस में डायरेक्टर ड्यूली ऑथोराइज फॉर द पर्पस, तो पर्सन यानी वो डायरेक्टर ही रहेगा, डायरेक्टर्स मीटिंग में डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे जो कि एक इंटरनल व्यक्ति रहेगा, वो साइन करेगा। फिर इन केस ऑफ एवरी रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, इसके लिए भी सेम है, पोस्टल बैलेट को सेम रूल लगते हैं जो जनरल मीटिंग को लगते हैं सेम, क्योंकि वो एक्चुअली जनरल मीटिंग का ही हिस्सा है। सो इन केस ऑफ एवरी रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट अगेन बाय चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विद इन द अफोरसेड पीरियड ऑफ 30 डेज, और अगर वो इनकेपेबल है तो डेथ इनेबिलिटी वगैरह है तो बाय अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथोराइज बाय दी बोर्ड ने जिस पर्सन को ऑथोराइज किया, तो ये एक डायरेक्टर ही रहेगा, डायरेक्टर ड्यूली ऑथोराइज बाय दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कभी मैं बहुत गंदा लिखता हूँ, कभी कभी अच्छा लिख सकता, क्या है ना, जो हैंड राइटिंग जिसकी खराब होती है ना वो बहुत होशियार होता है, इसीलिए उसकी हैंड राइटिंग खराब होती है। तो इसके पीछे साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, क्योंकि अब वो पता नहीं, लेकिन जिसकी खराब होती है वो बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज चल रहा है और हाथ उतना तेज नहीं चल पाता है। ये एक्चुअल में प्रूव कर चुके हैं साइंटिस्ट ने कि उनका हाथ इतना यानी स्लो चलता है और दिमाग तेज चलता है, तो दिमाग आगे भाग रहा है और वो जल्दी लिखना चाहते हैं, इसलिए हैंड राइटिंग बिगड़ती जाती है। होशियार हूँ मैं, तो बचपन से होशियार हूँ, बताया था ना मैंने आपको। मैं जब स्कूल में था तो मेरे टीचर्स गॉगल पहनते थे, बिकॉज आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। ब्राइट था मैं, एकदम एकदम ही ऐसा रोशनी फेंकता था मैं। ठीक है। मेरे को भी गॉगल पहनना पड़ेगा, आप लोग भी ब्राइट हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मिनट्स को रखते कहाँ पे हम? मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग शैल बी केप्ट एट आरओ, हर चीज आरओ में ही रखना पड़ता है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, एंड शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली। इसको मस्त फ्रिज में रखते हैं अपन, प्रिजर्व करना है नहीं, प्रिजर्व परमानेंटली, उसको अच्छे से रखना है। तो परमानेंटली हमेशा हमेशा, इसको आप डिस्ट्रॉय कभी नहीं कर सकते। आज से 25 साल पहले की भी आपकी मिनट बुक दिखना चाहिए, होना चाहिए कंपनी के पास, जब तक कंपनी है तब तक मिनट्स होना चाहिए। एंड केप्ट इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर ड्यूली ऑथोराइज बाय द बोर्ड, या फिर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई और प्लेस बोलते हैं तो वहां भी रख सकते हैं। वैसे आरओ में रखा जाता है और परमानेंटली प्रिजर्व किया जाता है, इसको आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ये रहेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो 8 साल तक प्रिजर्व करना पड़ता है, उसके बाद आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ये डॉक्यूमेंट हमेशा प्रिजर्व रहेगा। मिनट्स ऑफ बोर्ड की मीटिंग है तो उसके भी मिनट्स परमानेंटली प्रिजर्व किए जाएंगे, और ये भी सेम कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, उसके पास रखा जाएगा एट दी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस एज बोर्ड में डिसाइड। तो दोनों जगह सेम रूल है। फिर बुक फॉर्मेट में होना चाहिए, ये भी मैंने बताया आपको। तो बुक्स, द मिनट शुड बी केप्ट इन दी बुक्स, तो बुक्स में होना चाहिए, केप्ट फॉर द पर्पस, तो उसकी बुक्स रहती हैं। आजकल तो स्टेशनरी में प्रॉपर बन के ही आती है वो बुक्स, तो बुक्स में होना चाहिए। एंड इसको लूज लीफ में नहीं रख सकते। मिनट बुक इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस of the company except it may be removed from registered office only where board meeting is held outside registered office. फिर in no case minute shall be attached, minutes को अटैच नहीं करना है। आपकी बुक बन गई तो उसमें आप कोई चीज को पेस्ट नहीं करोगे, अटैच नहीं करोगे, पता लग रहा आप स्टेपलर लेके उसको स्टेपल कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। नहीं तो आप ग्लू लेके उसको चिपका रहे हैं, वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन नो केस मिनट शैल बी अटैच टू दी मिनट्स बुक बाय पेस्टिंग, चिपका के, और अदरवाइज स्टेपलर वगैरह से, तो आप इसको किसी भी प्रकार से अटैच नहीं करेंगे। हाउएवर कैन बी मेंटेन इन लूज लीफ, लूज लीफ रख सकते हो लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। प्रोवाइडेड ऑल पॉसिबल सेफगार्ड अगेंस्ट मैनिपुलेशन, तो उसमें छेड़छाड़ ना हो पाए
of the minutes are taken and the loose leaves are bound up at reasonable interval. तो इसको बाइंड करवाना ही है, आप इसको लूज लीफ नहीं रख सकते, तो इसको बाइंड करवाना ही है विद इन अ रीजनेबल इंटरवल, लाइक से 6 months. It is necessary that the pages should be serially numbered and there should be proper locking device. आजकल जैसा मैंने बताया कि उसको लॉक करके रखा जाता है, तो ऐसे एक फाइल टाइप आता है, उसमें आप पेजेस लगा दो और उसको फिर लॉक बंद कर दो, ऐसा बंद होता है, फिर लॉक कर दो, फिर वो निकल नहीं सकता, तो वो बुक बन गई पूरी. तो प्रॉपर लॉकिंग डिवाइस टू एंश्योर सिक्योरिटी एंड प्रॉपर कंट्रोल टू प्रिवेंट इरेगुलर रिमूवल ऑफ द लूज. साइनिंग ये ऊपर दिया है वही चीज़ अब आसान शब्दों में दी है. आपको पता है अपनी बुक ऐसी लिखी गई है, पहले एक्चुअल वर्डिंग से फिर आसान शब्द है. तो आसान शब्दों में मिनट शैल बी कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड, फिर ईच पेज ऑफ द मिनट शैल बी इनिशियल्ड, हर पेज में इनिशियल होना चाहिए और साइन, एंड लास्ट पेज शैल बी डेटेड, डेटिंग भी जरूरी है, डेटिंग होगी तभी बात बढ़ेगी. अरे इस शैल बी डेटेड एंड साइंड. तो दिन आ रहा है आपका. चलो ठीक है, मेरा क्या, मेरी शादी हो गई. हाँ, इन केस ऑफ जनरल मीटिंग कुछ तकलीफ, बंद करके चालू करते हैं. जनरल मीटिंग में कौन साइन करेगा? जनरल मीटिंग चेयरमैन, और अगर चेयरमैन नहीं है तो डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड. ठीक है, और बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन या फिर नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन, बस वही लिखा है. लोग भी होते हैं. चलो. हाँ, अरे चलो चालू नहीं. तो इन जनरल मीटिंग चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग साइन करेगा, या फिर अगर वो एबल नहीं है तो डायरेक्टर इन केस ऑफ डेथ, इनेबिलिटी ऑफ चेयरमैन. चेयरमैन होना चाहिए, मैन नहीं होना चाहिए. मैन एक रहेगा ना, चेयरमैन नहीं होते हैं. आजकल चेयर पर्सन यूज किया जाता है. हाँ, आजकल हम महिला सशक्तिकरण की ओर जा रहे हैं, तो चेयर पर्सन यूज किया जाता है. खुर्ची वाला व्यक्ति, खुर्ची वाला आदमी नहीं. खुर्ची, खुर्ची नहीं, कुर्सी. मराठी में खुर्ची बोलते हैं, हिंदी में कुर्सी बोलते हैं. इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग, chairman of the same meeting or chairman of the next succeeding meeting. However, the minutes of general meeting must be signed by the chairman of the same meeting within 30 days from the date of general meeting. फिर director who is present at the meeting at which minutes of a prior board meeting are confirmed is not thereby made responsible for what was done at the prior meeting. तो अगर board meeting में दूसरे किसी व्यक्ति ने भी साइन किया है, डायरेक्टर ने, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि मीटिंग की जिम्मेदारी किसकी थी? पहले वाले चेयरमैन की जिम्मेदारी थी. तो चेयरमैन जिम्मेदार होता है एक्चुअल में, मीटिंग में कुछ गड़बड़ भी होगी तो. जिसने साइन किया वो जिम्मेदार नहीं है, वो तो सिर्फ साइन कर रहा है कि हाँ ये सब चीज़ें हुई थी. लेकिन मेन जो जिम्मेदारी होती है, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वो जिम्मेदारी होती है ऑफ दी जो मेन व्यक्ति था, मेन चेयरमैन था ऑफ दैट मीटिंग. ठीक है, ये भी पढ़ ही डालते हैं. पढ़ लेते क्या? आपको कहाँ जाना है? कहीं नहीं, पढ़ लो, इतना सा तो है. चलो, इंपॉर्टेंट है. तो 19, तो हमने क्या क्या देख चुके हैं? क्या ब्रेकअप हो गया, इन्हें सब देख लिए. जीवन में अब बचा ही क्या? चलो ठीक है. तो 118 मिनट्स. मिनट्स में देखो कुछ काम का नहीं है, सिर्फ साइनिंग ध्यान रखना. मिनट्स एकदम सी कैटेगरी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें साइनिंग इंपॉर्टेंट है. साइनिंग वाला ध्यान रखना. साइन कौन करेगा? बोर्ड मीटिंग भी और जनरल मीटिंग भी, ये ध्यान रखना. 30 दिन के अंदर होना चाहिए, लूज लीफ नहीं होना, और साइन होना, बस. बाकी कुछ काम का नहीं हो, एवरी वर्ड वगैरह. फिर 119 ये पूछ सकते हैं, ये इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक है. इंस्पेक्शन ऑफ मिनट, मिनट्स बुक का इंस्पेक्शन अगर मुझे करना है तो 120, 121 देखते हैं. 122 तो कोई काम का नहीं है. ये बोलता है कि ओपीसी को ये रूल नहीं लगते. ओपीसी को सब रूल्स, ठीक है, जो ऊपर दिए हैं कि वो नोटिस भेज रहा, मीटिंग में आ रहा, कोरम देख रहा है, कोई ज़रूरत है क्या? ओपीसी अकेला है वो, तो उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं.
अकेला है तो टिंडर पे होगा। ठीक ही होता है। 111 बचा है अभी अपना, 15 बचा है। एक, ठीक है, 119 पढ़ डालते हैं, इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट यानी जो बाहर से लाई गई चीटी है, इंपॉर्टेंट। ठीक है ठीक है ठीक है। चीज खतरनाक होता है। आपको मैंने फाउंडेशन में लाइबिलिटी भी बताया होगा, है ना? बिल्ली चाय लेके आई तो लाइबिलिटी होती है, गाय डांस करती तो गाइडेंस होता है, गाइडेंस। गाइडेंस नोट्स होते हैं ना, नहीं बताया था? हाँ, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक्स ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? सिर्फ जनरल मीटिंग। 119 सिर्फ जनरल मीटिंग, 118 ये सब मीटिंग को लग रहा था, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, लेकिन 119 जनरल मीटिंग। तो बुक्स कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी जनरल मीटिंग। हो रहा है कभी कभी। तो कभी जोक बताया था मैंने, कर बताया था ना, जैसे कभी कभी अपन जाते हैं ऐसे घूमने जा रहे हैं, पचमढ़ी चले गए, वहाँ एको पॉइंट होता है, वहाँ जाके अपन चिल्लाते, जैसे मैं जाके वहाँ चिल्लाऊंगा शशांक, तो वहाँ से आवाज़ आएगी शशांक, ऐसा होता है। तो मेरा एक दोस्त था, वो ज़्यादा ही होशियार था, वो जाके वहाँ चिल्लाता है सीए, वहाँ से आवाज़ आती मई नवंबर, मई मई नवंबर। ठीक है ठीक है कभी कभी घर जाके हंसी आई, तो घर जाके भी हंसते कुछ लोग, भी देखते क्या हो गया इसको। ठीक है, आप तो भी ठीक हो, जो लोग घर पे मोबाइल में देख रहे होंगे वो हंस रहे होंगे उधर, और उनके मम्मी बोलेंगे पढ़ाई कर रहा है कि क्या कर रहा था। ठीक है, चलो। सो जनरल मीटिंग की मिनट्स बुक जो है, इंक्लूडिंग रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, उसको जनरल मीटिंग ही मान लो। shall be kept at RO of the company and be open during business hours to inspection by any विदाउट एनी चार्ज, फोकट में। तो आप जाओ, आप जाके देख सकते, कौन सी? जनरल मीटिंग की। आप बोर्ड मीटिंग के रेजोल्यूशन नहीं देख सकते, उसके मिनट्स नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपका काम नहीं था, वहां तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया, आप वो नहीं देख सकते। आप जनरल मीटिंग के मिनट्स देख सकते हो, जनरल मीटिंग के। और कौन देख सकता है? मेंबर। डायरेक्टर वर्ड यूज नहीं किया है, कल चलकर डायरेक्टर बोलता है मुझे जनरल मीटिंग के मिनट्स देखना है, और वो मेंबर नहीं है, तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड। ध्यान रखो, क्योंकि जरूरी नहीं डायरेक्टर मेंबर रहे। पहले एक जमाने में ऐसा कानून हुआ करता था, एक जमाना क्या, 1956 का एक्ट, उसमें होता था कि क्वालिफिकेशन शेयर्स होल्ड करना पड़ता था। अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो कम से कम 1000 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड करो, आप उतने शेयर होल्ड करोगे तभी डायरेक्टर बन पाओगे, यानी डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर बनना कंपलसरी था। अब ऐसा नहीं है, तो अब इसीलिए अगर डायरेक्टर है बट वो मेंबर नहीं है, तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग। तो ये सिर्फ मेंबर देख सकता है, ये डायरेक्टर नहीं देख सकता, इफ ही इज नॉट अ मेंबर। ठीक है, डायरेक्टर हु इज नॉट अ मेंबर ये नहीं देख सकता। अब कंपनी क्या किसी भी व्यक्ति को जब भी आ रहा है उसको मिनट्स दिखाते बैठेंगे क्या? आप गए 10 बजे गए, मैं 10:30 बजे गया, फिर 11 बजे एक गया, ऐसा दिन भर एक एक व्यक्ति आ रहा है, हाँ भाई मिनट बुक बताओ, वो दिखा रहे हैं उसको, फिर वो गया जाके अपने काम में लगे ही थे, फिर दूसरा आ गया, तो ऐसा तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए कंपनी को अधिकार दिया है कि आप इस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बट इवन आफ्टर दोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रोज कम से कम 2 घंटे के लिए चालू रहना चाहिए, तो 2 घंटे ओपन रहना चाहिए इंस्पेक्शन। तो रोज एक टाइम फिक्स कर दो, 10 से 12 के बीच में आप आके देख सकते हैं, उतने टाइम फिर कोई भी मेंबर जाके देख सकेगा। तो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एज द कंपनी में बाय इट्स आर्टिकल्स और इन जनरल मीटिंग इम्पोज, so however that not less than 2 hours in each business day are allowed for inspection। तो भी इसके बाद भी इवन आफ्टर रिस्ट्रिक्शन 2 घंटे रोज के ओपन रहना ही चाहिए। ठीक है, फिर ये तो हो गया इंस्पेक्ट करने की बात। आपको अगर इसकी एक कॉपी मंगवाना है, आपको इसका एक प्रूफ होना, आपको कोर्ट में कुछ प्रूव करना है, तो इसके लिए आपको एक कॉपी चाहिए, तो आप इसके लिए
एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और 7 दिन के अंदर आपको कंपनी ये कॉपी प्रोवाइड करेगी. एनी मेंबर shall be entitled, again it is his right to be furnished within 7 working days after he has made a request, and ये फ्री नहीं है, इसकी फीस लगेगी as may be prescribed with a copy of any. तो इसकी नॉमिनल फीस लगेगी. तो ये फीस अलग अलग रहती है, डिपेंड करता है जैसे आप क्या मंगा रहे हैं, हर चीज़ की अलग अलग फीस है. तो ये रूल्स में इसीलिए प्रिस्क्राइब किया होता है. तो हमको फिलहाल ये फीस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो अगर आपको सिर्फ इंस्पेक्शन करना है तो ये फ्री है, लेकिन अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो उसके पैसे लगते हैं. फिर अगर कंपनी इंस्पेक्शन रिफ्यूज़ कर देती है तो कंपनी के ऊपर एज वेल एज डायरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी है 25,000 और 5,000 रुपये फॉर ईच रिफ्यूज़ल, फॉर ईच. ठीक है, तो जितने भी रिफ्यूज़ल होंगे तो सबके लिए 25,000. 3 जन को मना किए तो 75,000 की पेनल्टी याद रखने की. फिर अगर रिफ्यूज़ल किया तो पेनल्टी तो लग गई, ठीक है, लेकिन हमको तो देखने को नहीं मिले, तो हम ट्रिब्यूनल जा सकते हैं और ट्रिब्यूनल फिर तुरंत इंस्पेक्शन अलाउ करेगा. इन केस of any such refusal or default, the tribunal may, without affecting any action being taken under subsection 3, यानी पेनल्टी के अलावा ये ऑर्डर करेगा direct and immediate inspection of the minute books or direct that copy to be sent to the person required. ये वही जो मैंने ऊपर बताया आपको, unless the articles otherwise provide, the minutes of board meeting, board के minutes are not open to inspection to members of the company. तो आप नहीं देख पाओगे बोर्ड के मिनट, लेकिन कुछ लोगों को अधिकार होता है, वो तो देख ही सकते हैं. जैसे ऑडिटर है, अब ऑडिटर को देखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया ये सही था कि नहीं था, तो ऐसे केसेस में ऑडिटर को अधिकार रहेगा, वो मिनट्स देख सकता है बोर्ड मीटिंग. तो ये तो हमेशा रहेगा ही. डायरेक्टर्स मीटिंग के, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स देख सकते हैं, ऑडिटर्स देख सकते हैं, आरओसी देख सकता है रजिस्ट्रार, और एक ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कभी कभी गवर्नमेंट अधिकारी अपॉइंट करती है कि तुम जाके चेक करो सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो व्यक्ति भी देख सकते. बाकी मेंबर कैन नॉट इंस्पेक्ट द मिनट बुक ऑफ द बोर्ड मीटिंग. ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ चुके हैं, डिसोल्यूशन, पोस्टपोनमेंट वगैरह. मेंटेनेंस ऑफ बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बचा है 120 और 121 बचा है. 121 इज सिमिलर टू मिनट्स, तो कल फिर से ये रिविजन हो जाएगा. ये डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है. फिर 121 ये रिपोर्ट ऑफ एजीएम है, रिपोर्ट ऑन एजीएम, मिनट्स जैसे ही होता है. और 115 बचा है स्पेशल नोटिस. समझ रहा है कि सब? डरा मत करो, बस सवाल पूछते जाया करो. मजाक के मूड में है सर, मजाक कर रहा तो सिंपल एकदम सीरियस रहता हूँ मैं एकदम. 15 मिनट. हाँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मर्जर, अमलगमेशन, ये सब आगे पता लगेगा आपको. बट वैसे अकाउंट्स में आपको देखने को मिलेगा मर्जर यानी जब दो कंपनीज जुड़ रही है तो उसको मर्जर बोलते हैं. अमलगमेशन जब एक खत्म होकर दूसरे में जुड़ रही है, एक पूरी बंद होगी दूसरे में जुड़ जाएगी. मर्जर में वैसे दोनों सिमिलर भी बोल सकते हैं आप, सिमिलर चीज़ ही होती है, लेकिन मर्जर में जनरली क्या होता है, एक बड़ी एंटिटी होगी एक छोटी होगी, छोटी एंटिटी बड़ी में मर्ज हो जाती है. जब अमलगमेशन होता है तो दो बराबर की एंटिटीज होती है, तो वो अमलगमेशंस में होता है. वैसे जनरली इतना ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं भी निकाले तो दोनों को सिमिलर रूल्स ही लगते हैं, सब में एक प्रकार के रूल्स अप्लाई होते हैं. मर्जर, अमलगमेशन, अरेंजमेंट्स, ये सब एक प्रकार की चीज़. ठीक है. हाँ, नहीं 10% वाला रूल है जब लोग एग्री नहीं कर रहे हैं. इनका सवाल ये है जो सेक्शन 48 में अपन पढ़ेंगे बताया था मैंने. तो सेक्शन 48 अभी हम पढ़ने के हैं. तो उसमें क्या है, सेक्शन 48 में बताया गया है कि एक तो आप अगर क्लास मीटिंग बुला रहे हैं तो क्लास मीटिंग में आप क्लास राइट को चेंज कर सकते हैं बाय 25%, बाय 75% रेजोल्यूशन. तो 75% लोग हाँ बोलते हैं तो रेजोल्यूशन पास हो गया.
लेकिन वो जो 10% है वो ये नहीं बोला है, वो बोला है अगर लोग इससे सहमत नहीं है, जैसे आप सहमत नहीं हो और आपके पास 10% होल्डिंग है, तो आप 10% होल्डिंग लेके ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। ये एनसीएलटी आपको 21 डेज के अंदर जाना है और आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन पास किया इसको कैंसिल किया जाए। तो ये लिखा है वो 10% रेजोल्यूशन की बात नहीं हो रही, 10% वो लोग जो डिसेंट कर रहे हैं वो लोग एनसीएलटी में मूव कर सकते हैं, ऐसा लिखा है। वो पढ़ेंगे अपन, यहाँ नहीं पढ़ा हमने, सेक्शन 48 है, सेक्शन 48 पढ़ने के हैं अभी, ठीक है। तो ये सेक्शंस अभी इतने हुए हैं अपने, 96, 97, 98, 99 बचा है, पेनल्टी का सेक्शन है, पढ़ लिए थे नहीं पढ़े थे? 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब लगभग हो गए। 11 बचा है, 15 बचा है, 20, 21 बचा है, ठीक है। इसके बाद ही होगा 120 के बाद 21, ये रिपोर्ट ऑन एजीएम, और ये पेनल्टी है सेक्शन 99, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन। ये बचे हैं 2-4 सेक्शन, और ऊपर 2 सेक्शन बचे हैं, एक थर्ड पेज पे 115 और आगे रेजोल्यूशन वाले पेज पे 111। चलो ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं और अगली कक्षा में हम इसके आगे की चर्चा चालू करेंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, टाटा।